हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। तो इसके लिए हमें सबसे पहले पढ़ने की ज़रूरत है इनकी इम्पोर्टेंस क्या होती है, इनकी ज़रूरत क्या है, इनसे हमें क्या फ़ायदे हैं। तो सबसे पहले कुछ इश्यूज होते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि ऐसी होती हैं जो आप अपने आप पर्सनल बेसिस पे सॉल्व नहीं कर सकते। उसके लिए यू नीड अ वाइडर स्केल, अ ब्रॉडर स्केल। यहाँ पर आती हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। अब इन इश्यूज को हम ग्लोबल इश्यूज बोलते हैं क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड सेम है, कॉमन है, सिमिलर है। ठीक है, अब आप एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं जीनोसाइड, टेररिज्म, कुछ डिजीजेस जिसकी वैक्सीनेशन और जिसके बारे में अवेयरनेस हमें वर्ल्ड वाइड फैलानी है ताकि वो डिजीजेस कम हो जाएं। ठीक है, इसके बाद आता है कि ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हमें एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती हैं। जो छोटी कंट्रीज़ हैं, जो लेस पावरफुल कंट्रीज़ हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, उन्हें इन गुड टर्म्स आने के लिए हेल्प करती हैं विद द डेवलप्ड कंट्रीज़। उनके साथ अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करने के लिए उनसे हेल्प ले सकती हैं, जो कि अदरवाइज अगर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ना हो तो ये बहुत मुश्किल है, डिफ़िकल्ट है। ठीक है, इसके बाद ये प्रिवेंट करती हैं वॉर को, क्योंकि अगर सारी कंट्रीज एक प्लेटफॉर्म में एक साथ आती हैं तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ कॉमन होगा, कुछ ना कुछ इन लोगों के बीच में सर्टेन वो होंगे प्रॉब्लम्स जो सेटल डाउन होंगे, कुछ कॉम्प्रोमाइजेज होंगे। इस वजह से एवरीबडी इज ऑफ सम यूज टू द अदर, इसलिए प्रिवेंट करता है ये वॉर को। अब सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट आती है यूएन। यूएन इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस। ठीक है, इसका एवोल्यूशन कैसे हुआ? वर्ल्ड वॉर वन के बाद एक लीग ऑफ नेशंस नाम की ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म किया था, जिसका मेन एम था कि वो नेक्स्ट कोई वॉर को प्रिवेंट करे, लेकिन ऐसे नहीं हो पाया, वो फेल हो गई। द लीग ऑफ नेशंस वॉज अ कंप्लीट फेलियर, जिसकी वजह से वर्ल्ड वॉर 2 हुआ। वर्ल्ड वॉर 2 होने के बाद यूएन एस्टैब्लिश हुआ था। एक चार्टर साइन हुआ था 51 स्टेट्स का। तो इनिशियली यूएन में 51 स्टेट्स थी। ठीक है, इसके बाद फॉर्मेशन हुई थी 1945 में यूएन की। 1945 वॉज एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर 2। वर्ल्ड वॉर 2 के एग्जैक्टली बाद हमारा यूएन की फॉर्मेशन हुई थी। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? ऑब्जेक्टिव इसका भी लीग ऑफ नेशंस की तरह था, फर्दर किसी वॉर को, वर्ल्ड वाइड वॉर को प्रिवेंट करना, एक इंटरनेशनल लेवल पे पीस इस्टेब्लिश करना। एंड ये काफ़ी हद तक इस चीज़ में सफल है, काफ़ी हद तक उसने अच्छा काम किया है इस चीज़ को लेकर। देयर इज़ नो अदर वॉर ऑन द इंटरनेशनल बेसिस। इसके बाद 2006 में 192 कंट्रीज मेंबर्स थे यूएन के। स्टार्ट हुआ था जो 51 कंट्रीज के साथ, बाय 2006 उनके पास 192 मेंबर्स थे। यूएन में जनरल असेंबली होती है और उस जनरल असेंबली में एवरीबडी हैज़ वन वोट। अब यूएन के 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, 5 परमानेंट मेंबर्स, वो है यूएस, यूके, रशिया, चाइना एंड फ्रांस। यूके, यूएस, रशिया, चाइना एंड फ्रांस, ये 5 परमानेंट मेंबर्स हैं। और ये परमानेंट मेंबर्स इसलिए हैं क्योंकि वर्ल्ड वॉर के एग्जैक्टली बाद, एक तो वर्ल्ड वॉर जो जिन लोगों ने जीता था, दे वर द वंस, ये विक्टोरियस कंट्रीज थी वहाँ की वर्ल्ड वॉर की। एंड उसके बाद दे वर द मोस्ट पावरफुल कंट्रीज। ऑब्वियसली अगर जीता है तो वो पावरफुल भी होंगी, पावरफुल थी तभी जीता, इसलिए these were the 5 permanent members. They are still the 5 permanent members. Permanent members मतलब no change in their positions. इसके बाद आता है कि यूएन की रिप्रेजेंटेटिव हेड, यूएन का हेड इज द सेक्रेटरी जनरल। द सेक्रेटरी जनरल इज द हेड ऑफ द यूएन जनरल असेंबली। तो जनरली ये कोई एशियन नहीं होता था, बट दिस वाज द फर्स्ट टाइम जब 1971 के बाद फर्स्ट टाइम एक एशियन यूएन जनरल असेंबली का हेड था। दैट वाज द सेक्रेटरी जनरल, पहली बार। ही वाज बान की मून फ्रॉम साउथ कोरिया। बान की मून फ्रॉम साउथ कोरिया, वो सबसे पहला एशियन हेड था।
ठीक है। इसके बाद सोशल और इकोनॉमिक इश्यूज जो डील करते हैं ये यूएन, ये एग्जैक्टली एक उसमें डील नहीं होता, इनके काफ़ी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। सबसे पहले आती है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, UNDP यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, UNHCR यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज, UNHRC यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमीशन, यूनिसेफ यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड, एंड यूनेस्को that is United Nations Education, Scientific and Cultural Organization। इसके बाद एक बार हम स्टार्टिंग से फिर से पढ़ते हैं, इम्पोर्टेंस क्या होती है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की। कुछ सर्टन इश्यूज होते हैं जो ग्लोबल लेवल पे होते हैं, जो कॉमन है सबके साथ, एंड उन इश्यूज को डील करने के लिए एवरीबडी नीड्स टू कम टुगेदर। अब एक साथ आना है एक प्लेटफॉर्म पे, वो प्लेटफॉर्म हमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस प्रोवाइड करती है। जो छोटी कम पावरफुल कंट्रीज हैं उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है कि वो अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस कर सकें विद द मोर पावरफुल एंड बेटर ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज, उनसे हेल्प ले सके, एड ले सके। इसके बाद कुछ इश्यूज जैसे जीनोसाइड, वॉर, ये इश्यूज को एक साथ प्रिवेंट करना है मिलकर। तो इसकी वजह से अगर साथ में कुछ प्रिवेंट करने के लिए कुछ एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, नॉट जस्ट वॉर बट बाकी इश्यूज भी, अगर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है दैट मीन्स बहुत सारी कंट्रीज एक साथ हैं। अगर एक साथ हैं तो एवरीबडी इज ऑफ सम यूज टू द अदर। कोई किसी के साथ ट्रेड रिलेशंस, किसी के साथ ट्रेड रिलेशंस होंगे, किसी के साथ बायलैटरल होंगे, किसी के साथ यूनिलैटरल होंगे। तो इसलिए कोई किसी कंट्री को जनरली हार्म करने का नहीं सोचता, तो वॉर प्रिवेंट होता है इससे। इसके बाद आता है यूएन का एवोल्यूशन। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद लीग ऑफ नेशंस फॉर्म हुई थी। लीग ऑफ नेशंस उन्हें वॉर प्रोवाइड करने के लिए फॉर्म किया था, लेकिन वो वॉर प्रिवेंट नहीं कर पाई। इसलिए एग्जैक्टली उसके बाद यूएन का चार्टर साइन किया गया था 51 स्टेट्स ने, एंड दिस वाज डन आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2। क्योंकि लीग ऑफ नेशंस वॉर प्रिवेंट नहीं कर पाई, वर्ल्ड वॉर 2 प्रिवेंट नहीं कर पाई, इसलिए उसको हटा दिया गया था और यूएन ने उन्हें रिप्लेस किया था। उनकी सक्सेसर थी यूएन। 51 स्टेट्स का चार्टर साइन हुआ, उसके बाद फॉर्मेशन हुई यूएन की। इसके बाद हमारे यूएन का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ये था कि वो वॉर को प्रिवेंट करे और कोई इंटरनेशनल वॉर ना हो, कोई वर्ल्ड बेसिस पे वॉर ना हो। तो उन्हें इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट को प्रिवेंट करना था और इंटरनेशनल लेवल पे पीस फैसिलिटेट करना था। 2006 तक 192 कंट्रीज मेंबर्स थे यूएन के। यूएन की जनरल असेंबली, सबके पास एक वोट होता है, 1 वोट ईच। देयर आर 5 परमानेंट मेंबर्स इन द यूएन जनरल असेंबली: चाइना, यूके, यूएस, रशिया एंड फ्रांस। They were the most powerful and victorious countries after World War II. World War II के बाद यही कंट्रीज थी जो ऊपर मेंशन्ड है 5, जो जीती थी, जो सबसे ज़्यादा पावरफुल थी। UN रिप्रेजेंटेटिव हेड इज द सेक्रेटरी जनरल। सेक्रेटरी जनरल रिप्रेजेंटेटिव हेड होता है यूएन का, और प्रेजेंटली वो बान की मून है जो साउथ कोरिया के हैं, और फर्स्ट एशियन है 1971 से लेके अब तक जो इस पोस्ट को हैंडल कर रहे हैं, इस पोस्ट पे हैं। वॉर और पीस जो स्टेट्स के बीच में डिस्कस होता है वो जनरल असेंबली में डिस्कस होता है, जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल। तो जनरल असेंबली एंड सिक्योरिटी काउंसिल एक उनकी एसोसिएशन है जहाँ पर वॉर और पीस रिलेटेड इश्यूज सॉल्व होते हैं। और सोशल और इकोनॉमिक इश्यूज, जैसे मैंने कहा था कि एवरीबडी इज ऑफ सम यूज टू द अदर, ट्रेड रिलेशंस, वैसे ही सम ट्रेड रिलेशंस इसके अंडर आएंगे, सोशल एंड इकोनॉमिक इश्यूज। तो इसके अंडर ये सॉल्व करते हैं WHO, UNHCR, UNHRC, यूनिसेफ एंड यूनेस्को। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 5 मार्क का क्वेश्चन आता है एवोल्यूशन डिस्क्राइब करने के लिए यूएन का, तो ये ध्यान से पढ़ना है। ओके।